तो आज हमें पढ़ना है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो ये जो हार्डी-विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है या ये जो लॉ है, ये एक्चुअली दो साइंटिस्ट ने दिया है। एक का नाम था हार्डी, और हार्डी जो थे ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और जो विनबर्ग थे ये जर्मन थे। इन्होंने एक लॉ दिया है जिसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, और सिंपली हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो लॉ दिया इन्होंने कब? 1908 में। ये चीजें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखो कि ये लॉ जो आया या जो ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ये कब आया? 1908 में। अब हार्डी और विनबर्ग ने बोला क्या? सिंपल सा कंसेप्ट है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का। हार्डी और विनबर्ग अकॉर्डिंग टू दैट लॉ इन्होंने कहा कि जो अलील फ्रीक्वेंसीज है, अलील फ्रीक्वेंसीज जो अलील फ्रीक्वेंसीज होती है या जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चाहे अलीलिक फ्रीक्वेंसी हो या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हो, वो कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आती है तो उसमें जो अलील फ्रीक्वेंसीज है या जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज है वो कांस्टेंट रहती है आफ्टर जनरेशन। इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन का कुछ क्राइटेरिया है। इस हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का कुछ क्राइटेरिया है कि सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर अगर वो पॉपुलेशन सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तब जाके उस पर ये अलील फ्रीक्वेंसीज या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो अलील फ्रीक्वेंसीज या जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होती है एक पॉपुलेशन की, वो कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन द थिंग शुड बी, द पॉपुलेशन शुड बी, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? तो तब जाके ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज लार्ज। अगर पॉपुलेशन लार्ज है, अगर पॉपुलेशन में किसी तरह की म्यूटेशन नहीं हो रही है, नो म्यूटेशन ऑकर्स इन अ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग हो रही है, दैट मींस इंडिविजुअल्स, जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स है वो रैंडमली मेट कर रहे हैं अपने अदर इंडिविजुअल्स के साथ, तो रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। रैंडम मैटिंग, इफ द पॉपुलेशन इज अंडरगोइंग रैंडम मैटिंग, तो रैंडम मैटिंग अगर हो रही है या जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन में इमिग्रेशन या सिंपली माइग्रेशन में कहूंगा, चाहे पर्टिकुलर एरिया से कोई इंडिविजुअल मूव कर रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन टू आउटसाइड, दैट इज माइग्रेशन वो कर रहा है, चाहे वो माइग्रेशन इमिग्रेशन हो या इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन से बाहर जाना या बाहर से कोई अंदर आना पॉपुलेशन में, तो उसको हम माइग्रेशन कह रहे हैं, चाहे इमिग्रेशन हो या इमाइग्रेशन हो। तो दैट मीन्स इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन शुड बी क्लोज। तो क्लोज्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्लोज्ड पॉपुलेशन। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जब एक पॉपुलेशन में ये चीजें हैं, पॉपुलेशन एक लार्ज है, पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं हो रही है, पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग हो रही है और पॉपुलेशन क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन ना तो इमिग्रेशन हो रही है ना तो माइग्रेशन हो रही है।
अगर उस पॉपुलेशन में ये चीजें नहीं हो रही है तो उस पॉपुलेशन में हम कहेंगे कि अलीलिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो दैट मींस जो हार्डी विनबर्ग लॉ है या हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम है वो हर कहीं पर फॉलो नहीं होता है, वो इन पॉपुलेशन में फॉलो होता है। तो ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बेसिकली एफिशिएंटली किन में अप्लाई होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में ये ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होता है क्योंकि प्लांट्स की पॉपुलेशन लार्ज होती है, म्यूटेशन रेट्स कम होती है, रैंडम मैटिंग उनमें। ये प्लांट्स का छोड़ो, प्लांट्स का छोड़ो अभी, तो आप ये याद रखो कि जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसमें जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग, जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो कांस्टेंट रह जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन अ पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन इज फॉलोइंग दीज क्राइटेरिया। अगर पॉपुलेशन ये क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, पॉपुलेशन लार्ज है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है, रैंडम मैटिंग है, क्लोज्ड पॉपुलेशन है, तो ये तो हार्डी विनबर्ग लॉ है। और इसकी वैलिडिटी कब आती है, किस पॉपुलेशन पर इसकी वैलिडेशन आ जाती है, किन क्राइटेरिया पर ये वैलिड हो जाता है। अब देखो यहां पर डिफिनीशन तो होगी, ये तो लॉ मैंने आपको समझाया कि लॉ है क्या चीज। ये अलीलिक फ्रीक्वेंसीज और जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज है ये कांस्टेंट रहती है आफ्टर जनरेशन। तो यहाँ पर मैं 5 इंडिविजुअल्स लूंगा, मैंने 5 इंडिविजुअल्स लिए, यहाँ पर 5 इंडिविजुअल्स की मैंने यहाँ पर एक पॉपुलेशन ली, ठीक है। तो पॉपुलेशन मैंने यहाँ कितने इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन ले ली और देखो ये पॉपुलेशन जो है, दिस पॉपुलेशन शुड बी फ्रीली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक। तो 5 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन मैंने ले ली और इन 5 इंडिविजुअल्स में जो अलील्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक अलील ले लिया, किसका अलील? इन 5 इंडिविजुअल्स में मैंने हाइट का कैरेक्टर ले लिया, हाइट का जीन ले लिया। और वो जो हाइट का जीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द जीन फॉर हाइट, जो हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इस जीन पर या तो कैपिटल टी होगा अलील, दोनों साइड से कैपिटल टी होगा, ये कहता है कि मैं इसको क्या करूंगा, टॉल बना दूंगा, या तो या एक जगह से कैपिटल टी या दूसरी जगह से स्मॉल टी। स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस, तो ये इस ये शॉर्ट कर देगा हाइट को, और कैपिटल टी क्या कर देगा, कैपिटल टी इसको लार्ज कर देगा। तो दैट मींस ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है, लेकिन ये किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये टॉलनेस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैंने 5 इंडिविजुअल्स ले लिए, तो हर किसी इंडिविजुअल में किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होते हैं। एवरी इंडिविजुअल, हर किसी इंडिविजुअल के लिए, एवरी इंडिविजुअल अगर मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल देख लूं तो हर किसी इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के लिए 2 देखो 2 क्रोमोसोम्स है इसमें, एक मदर का है, एक फादर का है, ठीक है। ये मदर का क्रोमोसोम है, ये फादर का क्रोमोसोम है इस इंडिविजुअल। तो मदर में भी हाइट के लिए कैरेक्टर है, फादर के क्रोमोसोम पर भी हाइट के लिए कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या, कौन सा ये अलील है, इस हाइट वाले कैरेक्टर में यहां पर अलील है कैपिटल टी, यहां पर क्या है कैपिटल टी, और यहां पर है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो दैट मीन्स इसमें हर किसी कैरेक्टर के लिए, हर किसी एक इंडिविजुअल में हर किसी कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी यहां पर और यहां पर स्मॉल टी, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव। तो हर किसी कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज एलील्स। तो यहां पर जो मैंने ये हाइट का कैरेक्टर ले लिया, तो हर किसी इंडिविजुअल के पास 2 एलील्स है, हाइट के लिए 2 एलील्स है। तो यहां पर मैं 5 इंडिविजुअल्स में एलील्स अगर मैं देख रहा हूं तो किसी के पास कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये 5 इंडिविजुअल्स का जो एलीलिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये है। अब यहां पर इस पॉपुलेशन में देखूंगा जीन पूल, मैं जीन पूल देखूंगा कि इस पॉपुलेशन का जीन पूल क्या है। तो पॉपुलेशन का जीन पूल जब मैं देख रहा हूं, जीन पूल हम किसको कहते हैं, जीन पूल हम कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ अ पॉपुलेशन। हाँ, तो सम ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ अ पॉपुलेशन, अगर हमने टुगेदर सारे एलील्स को एक ही
इस पॉपुलेशन के सारे एलील्स को हमने सम कर दिया, हाँ, एक साथ ले लिया, तो जिसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि यहाँ पर इस पॉपुलेशन का जीन पूल ये है, जीन पूल सारे एलील्स का मैं सम कर रहा हूं। तो ये सम ऑफ एलील्स है। तो सम ऑफ एलील्स अगर मैं डेफिनेशन लिखूं जीन पूल की, सम ऑफ एलील्स of a population, sum of alleles of a population is known as a gene pool, gene pool of this population। तो इस 5 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन का जीन पूल ये है, दिस इज द जीन पूल। तो कितने एलील्स हैं, हर किसी इंडिविजुअल के पास 2-2 एलील्स है किसी कैरेक्टर के, तो दैट मींस 5 इंडिविजुअल्स में से कितने एलील्स हो गए, 10 एलील्स हो गए। दैट मींस जीन पूल का इसके बराबर है 10 एलील्स, टोटल में 10 है। अब मैं देख रहा हूं, मैं अकॉर्डिंग टू अभी मैं यहां पर देखूंगा पहले अलील फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसमें कुछ कंसेप्ट हमें समझने हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत है। तो अलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज अलील फ्रीक्वेंसी? देखो फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी मर्तबा कोई अलील एक पॉपुलेशन में ऑकर हो रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स an allele is occurring in that population is known as its frequency, is known as allele frequency। तो allele frequency सिंपली है कि कितनी मर्तबा एक allele इस पॉपुलेशन में ऑकर हो रहा है, that's known as allele frequency। तो जब मैं allele frequency यहां पर ले रहा हूं, तो मैं allele frequency अब किसकी यहां पर डिटरमाइन करूंगा, मैं कहूंगा allele frequency of, या मैं सिंपली लिखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील कौन सा है, जरा डोमिनेंट एलील इसमें कौन है, कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है। तो एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील दैट मींस कैपिटल टी। इस एलील फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इज इक्वल टू पी, पी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा, किसकी फ्रीक्वेंसी देखूंगा, अगर मुझे यहां पर फॉर एग्जांपल आप देखो, पहले मैं यही करता हूं, तो दैट मींस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी मुझे करनी है, दैट इज इक्वल टू पी। तो कितनी मर्तबा ये कैपिटल टी इस पॉपुलेशन में जीन पूल में है, 1 2 3 4 5 6 बार, ये 6 बार ऑकर हो गया है। तो दैट मींस 6 अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, तो कितने टोटल एलील्स कितने हैं, 10 है। तो 10 में से 6 मर्तबा ये ऑकर हो रहा है कौन, टी कैपिटल टी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6/10, तो दैट मींस दैट इज इक्वल टू 0.6। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई किसकी, पी एलील की, दैट मींस कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैं देखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। अब रिसेसिव एलील कौन है यहां पर जीन पूल में, स्मॉल टी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी से, स्मॉल टी को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, बाई क्यू। तो दैट मींस क्यू की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, स्मॉल टी कितनी मर्तबा इसमें ऑकर हो गया है, 1 2 3 4 मर्तबा, टोटल एलील्स कितने हैं, 10 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, 0.4। तो निकल गई मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग लॉ यहाँ पर देखूं, तो हार्डी और विनबर्ग ने कहा है कि जो अलील फ्रीक्वेंसीज है, एक अलील फ्रीक्वेंसी जो होती है इन अ पॉपुलेशन, इट रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाँ, तो अलील फ्रीक्वेंसी दैट मींस अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग लॉ P + Q, जो अलील फ्रीक्वेंसी है, चाहे डोमिनेंट अलील की या रिसेसिव अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, दैट मींस दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है जो आपको याद रखनी है, P + Q = 1 अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो अगर ये पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें तब जाके इसमें P + Q किसके बराबर होगा, = 1, एलील फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगी। अगर ये पॉपुलेशन क्या है, अगर ये पॉपुलेशन
हार्डी-विनबर्ग लॉ को फॉलो कर रही है। देखो ये तो हो गया। अब मैं यहां पर एक और कंसेप्ट आपको बोलूंगा। दिस कंसेप्ट इज नोन एज जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अब देखो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास ये जो 5 इंडिविजुअल्स थे, इनमें 2 अलील्स थे, 2 टाइप्स ऑफ अलील्स, 2 टाइप्स ऑफ अलील्स। एक तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अगर मुझे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज देखनी है तो मैं ऐसे करूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो वहां पर मैंने पनट स्क्वायर बना दिया। तो जो ही मैं पनट स्क्वायर बना रहा हूं तो यहां पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मुझे, ये जीनोटाइपिक आया, ये जीनोटाइप आया मेरे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप जो है, मैं अब देखूंगा यहां पर ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी मैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज करूंगा। अब मैं यहां पर लिखूंगा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, किसकी मैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। और देखो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी किनकी, यहां पर मेरे पास 4 है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है, ये देखो ये दोनों अलील्स क्या है, ये दोनों अलील्स सिमिलर है, कैपिटल टी कैपिटल टी। दैट मींस ये तो हो गई होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों अलील्स क्या है, सिमिलर है। अब देखो ये दो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये तो होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस, और ये दोनों अलील्स सेम है, इट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस। अब देखो यहां पर मैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी किसकी निकालूंगा, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous alleles, homozygous, homozygous dominant alleles, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो homozygous dominant alleles, दैट मींस कैपिटल टी की मुझे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैं कहूंगा, मैं इस जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous dominant alleles को कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। कैपिटल टी को मैंने पहले रिप्रेजेंट किससे किया था, पी से रिप्रेजेंट किया था, तो इट बिकम्स पी इंटू पी, तो वो बन जाएगा मुझे पी स्क्वायर। तो आपको याद रखना है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स, वो कैसे हम करते हैं, पी स्क्वायर से उसको हम डिनोट करते हैं। इसी तरह अब मैं करूंगा यहां पर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous recessive alleles, homozygous recessive alleles, recessive alleles। तो homozygous recessive alleles स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को किससे मैंने रिप्रेजेंट किया था, क्यू से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो दो चीजें आ गई। अब देखो यहाँ, अब मुझे इसमें से हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी देखनी है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी किनकी, ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, हेटेरोजाइगोट्स की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। हेटेरोजाइगोट्स मींस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी किससे मैं डिनोट करता था, पी से, स्मॉल टी क्यू से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस कैपिटल टी इंटू 2, तो वो हो जाएगा इक्वल टू 2 पी क्यू।
ये 2pq के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स किससे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, 2pq से। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स किससे मैं शो करता हूं, q स्क्वायर से। और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स किससे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, p स्क्वायर से। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन फॉलो किसको कर रही है, हार्डी-विनबर्ग लॉ को, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग लॉ जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज मींस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी इक्वेशन जो आपको याद है। ठीक है, तो दैट मींस जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज या अलीलिक फ्रीक्वेंसीज किसी भी पॉपुलेशन में, जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, हार्डी-विनबर्ग का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रही है, तो उसमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज या अलीलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती है, दैट मींस इक्वल टू 1 रह जाती है। अब देखो यहां पर हम ये जो कंसेप्ट है, अब देखो कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है यहां पर। आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रॉब्लम दी जाएगी कि आप डोमिनेंट, खाली फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी को मुझे डिटरमाइन करना है। मुझे किनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डोमिनेंट एलील्स की। इसने खाली बोला है डोमिनेंट एलील्स, इसने होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं बोला है। तो डोमिनेंट एलील अगर मैं देखूं तो डोमिनेंट एलील कैपिटल टी स्मॉल टी में भी डोमिनेंट एलील है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी डोमिनेंट एलील, और रिसेसिव एलील तो छोड़ो ही। तो दैट मींस अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील्स की डिटरमाइन करनी है तो मुझे होमोजाइगस डोमिनेंट्स की भी निकालनी है और हेटेरोजाइगस की भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो दैट मींस जब अगर सिंपली आएगा डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी, हाउ टू डिटरमाइन द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए मुझे टीटी की फ्रीक्वेंसी हम किससे, कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं, p स्क्वायर से। और हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं, 2pq से। तो दैट मींस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन हो जाएगी, p स्क्वायर प्लस 2pq। आपको ये याद रखना है क्योंकि अभी हम फार्मूलाज में, अभी हम प्रॉब्लम में यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अगर डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसने सिंपली प्रॉब्लम में आया कि डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी बोला, तो डोमिनेंट एलील्स इतना ही नहीं है कि कैपिटल टी p स्क्वायर ही हमें निकालना है, हमें p स्क्वायर के साथ 2pq भी निकालना है क्योंकि डोमिनेंट एलील उसमें भी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील है। ये तो आप एक कंसेप्ट याद रखोगे। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है। अगर मुझे प्रॉब्लम में रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स मुझे निकालनी है, तो रिसेसिव एलील कहां पर है, रिसेसिव एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी है और होमोजाइगस कंडीशन में भी, स्मॉल टी रिसेसिव एलील्स। तो जो ही मुझे ये आएगा तो स्मॉल टी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय q स्क्वायर। तो अगर मुझे रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, होमोजाइगस, खाली होमोजाइगस रिसेसिव की नहीं, हेटेरोजाइगस रिसेसिव की भी तब निकालिए, क्योंकि इसने खाली कहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स, तो रिसेसिव एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट है। तो उसके लिए मुझे यूज क्या करना, q स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, तो ये मुझे रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी इससे डिटरमाइन हो जाएगी, तो ये डोमिनेंट एलील्स के लिए। लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम आई कि होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी, दैट मींस कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी, वो मैं सिंपली p स्क्वायर से ही निकालूं। उस टाइम मुझे p स्क्वायर निकालना है। ठीक है, उस टाइम मुझे क्या करना है, p स्क्वायर निकालना, अगर मुझे होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है, या होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है, दैट मींस q स्क्वायर। अगर मुझे हेटेरोजाइगोट्स की, सिंपली खाली हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो दैट मींस 2pq मुझे डिटरमाइन करना है। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, यही कंसेप्ट्स को लेके हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर लाई आपके लिए।
तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, अब देखो पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या बोल रही है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, पहली प्रॉब्लम क्या है, देखो ये कह रहा है कि if 98 out of 98, 98 out of 200 इंडिविजुअल्स, कितनों में से 98 इंडिविजुअल्स 200 इंडिविजुअल्स में से, आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस, एक पॉपुलेशन में, इन अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, दे एक्सप्रेस द रिसेसिव फिनोटाइप, द रिसेसिव फिनोटाइप। तो इन 98 का क्या है, रिसेसिव फिनोटाइप है इनका। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेटेरोजाइगस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो मुझे हेटेरोजाइगस की परसेंटेज, परसेंटेज मुझे कितनी निकालनी है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगोट्स की परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो दिया क्या है उसने दिया है मुझे, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, उसने क्या दिया है मुझे, रिसेसिव फिनोटाइप, दैट मींस रिसेसिव इंडिविजुअल्स उसने दे दिया है मुझे। रिसेसिव इंडिविजुअल्स मैं रिसेसिव कंडीशन किससे शो करता हूं, रिसेसिव कंडीशन मैं क्यू से शो करता हूं, ठीक है, रिसेसिव इंडिविजुअल्स दैट मींस क्यू स्क्वायर, ठीक है, रिसेसिवनेस उससे मैं शो करता हूं। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 98/200, है ना, ये उसने दे दिया। देखो ये कह रहा है कि if 98 individuals out of 200 individuals in a population express the recessive phenotype, what percentage of population would be heterozygotes। तो इसने मुझे क्यू स्क्वायर, तो देखो इसने मुझे क्यू स्क्वायर दिया है, क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, रिसेसिव, जो रिसेसिव जो है, रिसेसिव फ्रीक्वेंसी में कैसे दिखाता हूँ, दैट मींस स्मॉल टी, इसी तरीके से आप जो रिसेसिव इंडिविजुअल्स है क्यू स्क्वायर से डिनोट करूंगा, तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर निकल जाएगा मेरा, 98/200। ये तो गिवन है। अब देखो मैं क्यू स्क्वायर से क्या निकालूंगा, मैं क्यू स्क्वायर से सिंपली मैं क्यों निकालूंगा। अब देखो 98/200 अगर मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसके बाद कर दूंगा क्यू, तो 98/200 जो है, 98/200 आप इसको पहले कैलकुलेटर से कर दो कि 98/200 कितना होता है, 98/200, तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब 2 2 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4 2 8, 3, ठीक है, ये कहां से जाएगा, 3 या 4, 4 2 8, 800, ठीक है। तो 0.4 आएगा यहाँ पर, हो गया 800, फिर कितना निकलेगा यहाँ से 8 and 1, ठीक, 0.4, ठीक है, और यहां से क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो 200 2 9 18, अगर मैं यहाँ कर दिया 9 इसको, 2 9 18, ठीक है, तो यहां पर ऐसे आएगा, तो 0.49, तो ये क्यू स्क्वायर किसके बराबर आया मेरा, 0.49 के बराबर आया। तो अब मैं क्यू किसके बराबर होगा फिर, तो इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो 49 का स्क्वायर है 7, है ना, 49 का स्क्वायर क्या है, 7 7 49, दैट मींस यहां पर 0.7 आएगा, क्यू इज इक्वल टू 0.7, निकल गया मेरा क्यू। तो जो ही मेरा क्यू निकल गया अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पी निकालना है, क्योंकि मुझे देखो हेटेरोजाइगोट्स, मुझे किन की परसेंटेज निकाली, हेटेरोजाइगोट्स की परसेंटेज निकाली,
हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकालता हूं? 2p से। तो क्यू तो मेरे पास आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया मेरे पास, क्यू का मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है? पी का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग लॉ p प्लस q इज इक्वल टू 1। p प्लस q किसके बराबर है? 1 के बराबर होता है। तो p का वैल्यू मुझे दिया नहीं है, लेकिन q का वैल्यू मैंने आया है। तो p प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 हो गया 0.3। तो p इज इक्वल टू 0.3। तो निकल गया मेरा p का वैल्यू। तो दोनों वैल्यू आ गए मेरे पास, p और q का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब मुझे हेटेरोजाइगोट्स की परसेंटेज निकालनी है। पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकाल दूं हेटेरोजाइगोट्स की। 2 इंटू p क्या है? 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7। ठीक है, तो किसके बराबर निकल जाएगा ये निकल जाएगा मेरा 2 3 ये मेरा निकल जाएगा किसके बराबर? हो गया, ये निकल जाएगा मेरा 0.42 के बराबर निकल जाएगा। तो लेकिन मुझे क्या करनी है? परसेंटेज करनी है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम इसको? 42। ठीक है, अगर मैं इसका क्या कर दूं 100 से यहां से कर दूं तो दैट मींस वो 42। तो यहां तक मेरी अब आ गई परसेंटेज किनकी? हेटेरोजाइगोट्स के कितनी? 42%। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थिंक ये आपको समझ आ गई। नाउ चलिए आगे एक और प्रॉब्लम हम करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पर जो बेस है। तो नाउ दिस प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम क्या है? ये कह रहा है इफ 51% ऑफ पॉपुलेशन, अगर 51% ऑफ पॉपुलेशन, अगर 51% पॉपुलेशन जो है कैरीज एट लीस्ट वन, कैरीज एट लीस्ट one, carries at least one copy of recessive allele, carries at least one copy of recessive allele, recessive allele की एक कॉपी कैरी कर रहे हैं 51% ऑफ पॉपुलेशन। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। तो हमें डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बड़ा ही इजी है। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है, मैंने कहा था डोमिनेंट इंडिविजुअल, इसने होमोजाइगस कुछ नहीं कहा, इसने कहा है डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। तो डोमिनेंट जब भी आएगा, डोमिनेंट अलील्स या डोमिनेंट जो अलील्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल आप ले लो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तो रिसेसिव तो कितने हैं? if 51% ऑफ पॉपुलेशन, 51% पॉपुलेशन में सब में एक एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है। लेकिन हमें किनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है? फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स। तो डोमिनेंट एलील्स होमोजाइगस डोमिनेंट भी है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी है। तो दैट मींस मुझे p स्क्वायर प्लस 2pq निकालना है। मुझे फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है? डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की। लेकिन डोमिनेंट इंडिविजुअल्स मींस होमोजाइगस डोमिनेंट भी और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, p स्क्वायर प्लस 2pq मुझे निकालना है। तो p स्क्वायर प्लस 2pq जो है, अब देखो p स्क्वायर प्लस 2pq निकालने के लिए मुझे पहले मुझे दिया क्या है? इसने मुझे दिया है कि रिसेसिव एलील्स की इसने मुझे फ्रीक्वेंसी दी है। लेकिन रिसेसिव एलील्स भी, अगर इसने मुझे रिसेसिव एलील्स कहा है, रिसेसिव एलील्स भी किस में आते हैं? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो दैट मींस q स्क्वायर और ये 2pq। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर दूंगा? मैं q स्क्वायर प्लस 2pq मुझे दिया है, कितना दिया है उसने मुझे? 51%। दैट मींस 51/100, 51% मुझे इसने दिया है, क्योंकि इसने कहा है वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील्स। इसने ये नहीं कहा होमोजाइगस रिसेसिव है या हेटेरोजाइगस, इसने कहा कि रिसेसिव एलील्स की जो 51% ऑफ पॉपुलेशन है, इनमें
प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील्स है, वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील्स है। ना तो उसने ये कहा है कि ये हेटेरोजाइगस रिसेसिव है या होमोजाइगस रिसेसिव। तो दैट मींस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू मुझे दिया गया है 51/100। अब देखो अगर मैं करूंगा यहां पर क्या, अगर मैं यहां पर सिंपली अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग सा। q स्क्वायर प्लस 2pq मुझे दिया गया है, कितना है वो, दैट मींस p स्क्वायर प्लस 51/100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अगर मैं यहां पर लिखूं p स्क्वायर इज इक्वल टू 51/100, 51/100 को मैं डेसिमल्स में लाता हूं, ये हो गया 1, ये हो गया 5, दैट मींस 0.5 है ये। ठीक है, 0.51 हो गया ये। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.51, ठीक है ना, इसको मैंने 0.51 बना दिया, 100 को मैंने ये कर दिया तो 0.51 बन गया है। तो दैट मींस ये बन गया ऐसे p स्क्वायर प्लस 0.51 इक्वल टू 1। तो उसके बाद p स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस 0.51, क्योंकि ये प्लस था यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा। तो p स्क्वायर किसके बराबर मुझे निकलेगा, 1 माइनस 0.51। तो आई थिंक वो 0. कितना हो जाएगा अब वो 0.49 निकल जाएगा, 0.49। तो 0.49 निकल गया। p किसके बराबर निकल जाएगा, p मेरा निकल जाएगा इसका स्क्वायर कर दो 0.7 है, तो p मेरा निकल गया 0.7 के बराबर। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे p स्क्वायर, मुझे ये ढूंढना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। p तो आ गया मेरे पास, क्यू का वैल्यू मुझे पता है, क्यू का वैल्यू, अब मुझे क्यू का वैल्यू निकालना है। देखो क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे, p का वैल्यू तो मेरे पास आ गया, अब क्यू का वैल्यू निकालना है। तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग लॉ p प्लस क्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। p का वैल्यू क्या है, 0.7 है, प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो क्यू किसके बराबर होगा, 1 माइनस 0.7, तो क्यू मुझे निकला 0.3 के बराबर। तो आ गया मेरे पास क्यू का वैल्यू भी, मेरे पास p का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, अब मैं ये फ्रीक्वेंसी तो आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो, अब मैं डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी में आराम से निकालूंगा। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी ये है, तो p स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर पहले ही में 0.49 है, p स्क्वायर क्योंकि 0.7 अगर मैं लिखूंगा 0.7 p स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है 0.7 इंटू 0.7, तो वही प्लस 2 तो 2 ही है, p का वैल्यू क्या है इंटू 0.7, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 0.3 इंटू 0.3। अब देखो ये हो गया 0.49 प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3। ठीक है, हो गया ये, लास्ट में ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.42 ये निकल गया, और ये हो गया यहाँ पर लास्ट में ये 0.91 निकल गया। तो दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स है वो किसके बराबर है, 0.91। ठीक है, ये तो यहां तक होगी ये प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर। और अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं which you will do by yourself। एक छोड़ो, ये 2 प्रॉब्लम्स काफी है, अगर कुछ होगा तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब देखो ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, हमने हेटेरोजाइगोट्स इसकी जो एप्लीकेशन हमने देखी, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स भी निकाली, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की भी फ्रीक्वेंसी निकाली, या होमोजाइगस रिसेसिव डोमिनेंट या रिसेसिव की भी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब ये डिपेंड किस पर करता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है, कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। तो पहला ही फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हो गया
तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होता है? बाय फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, या बोटल नेक इफेक्ट हो जाता है। बोटल नेक इफेक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं, फाउंडर इफेक्ट और बोटल नेक इफेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे जेनेटिक ड्रिफ्ट होएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मींस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। तो अलील फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गई तो हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो ही अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, दैट मींस एवोल्यूशन आ गया है, एवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था जेनेटिक ड्रिफ्ट। फाउंडर्स इफेक्ट मैंने पहले ही आपको बोला था कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, अगर ये पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करेंगे किसी दूसरी जगह, तो इनको हम फाउंडर्स कहते हैं। और वहाँ ड्यू टू दैट वहाँ पर अलग एनवायरनमेंट है, तो अलग कंडीशंस है, वो वहाँ पर अडेप्ट हो जाएंगी और इनमें नए कुछ जीन्स ऐड हो जाएंगे, पुराने जीन्स डिलीट हो जाएंगे, तो ये एक नई न्यू स्पीशीज बन जाएगी जिसकी अलील फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी। दिस इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। उसी तरह से बोटल नेक इफेक्ट मैंने कहा था। बोटल नेक इफेक्ट मींस कि अगर ये पॉपुलेशन है, अगर इसमें कोई अननेचुरल कैलामिटी आ गई तो उससे सम इंडिविजुअल्स डिलीट हो गए। अगर कुछ इंडिविजुअल्स डिलीट हो गए तो उनके साथ साथ उनके जीन्स और एलील्स भी डिलीट हो गए, तो इससे अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई इस पॉपुलेशन में। दिस इज नोन एज बोटल नेक इफेक्ट। ये तो हो गया क्लियर। नाउ अब दूसरा जो फैक्टर है जिस पर हार्डी विनबर्ग पर जो जब असर पड़ता है, दैट इज नॉन रैंडम मैटिंग। नॉन रैंडम मैटिंग। अगर मैटिंग रैंडम नहीं, नॉन रैंडम मैटिंग मींस रैंडमली कोई किसी से, फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल बी से इंटरप्रेट करेगा या ए इंडिविजुअल सी से इंटरप्रेट करेगा, दैट इज ये नॉन रैंडम है, ये रैंडम मैटिंग। लेकिन नॉन रैंडम मैटिंग मींस एक स्पेसिफिक मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कुछ रिलेटिव्स हैं, ए बी का रिलेटिव, ठीक, तो अगर ए विद इन द रिलेटिव्स अगर इंटरब्रीडिंग हो रही है, दैट्स नोन एज नॉन रैंडम मैटिंग या कंसैगनियस मैटिंग। तो कंसैगनियस मैटिंग भी इस पर क्या करती है? असर लगाती है। किस पर? अलील फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने में, हार्डी विनबर्ग के लॉ को डिस्टर्ब करने में नॉन रैंडम मैटिंग भी रोल प्ले करती है। और तीसरा रोल कौन प्ले करता है? म्यूटेशंस। तो अगर म्यूटेशंस आ गई, म्यूटेशन विल लेड टू द change in allele frequency. New alleles will be get added, or some of the alleles will get replaced or deleted, and that is known as mutation. तो चाहे म्यूटेशन जीन की म्यूटेशन हो, क्रोमोसोम म्यूटेशन हो, तो उससे एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एंड दिस विल अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। और चौथा पॉइंट क्या है जिसे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है? दैट इज स्मॉल पॉपुलेशंस। अगर पॉपुलेशन स्मॉल है तो स्मॉल पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉपुलेशंस में एक तो नॉन रैंडम मैटिंग नहीं होती है, एक तो रैंडम मैटिंग नहीं होती है, वहां पर नॉन रैंडम मैटिंग होती है स्मॉल पॉपुलेशन में। और अगर म्यूटेशन आ भी जाएगी तो वो म्यूटेशन जल्दी से, मतलब स्मॉल पॉपुलेशन में जल्दी हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगी, तो उसमें म्यूटेशन ज्यादा आती है और वो ज्यादा एक्सप्रेस होती है स्मॉल पॉपुलेशन में म्यूटेशन। तो अगर म्यूटेशन एक्सप्रेस ज्यादा होगी तो स्मॉल पॉपुलेशन में, दैट मींस हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन शुड बी लार्ज हार्डी-विनबर्ग लॉ के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इसके साथ हमने एवोल्यूशन का ये वाला हार्डी-विनबर्ग वाला जो लॉ है ये हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे द अडैप्टिव रेडिएशन।